सदर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल मंजीत कुमार। नमस्कार जी, जय हिंद। ये जो पूरी घटना हुई पहलगाम वाली, इसको आप एक तरह से इंटेलिजेंस का और सर्विलेंस का एक फेलियर भी तो, क्योंकि लोकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और गाइडेंस के बिना ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने एक बात कही, सबक, कि सबक कैसे दिया जाए। जो अगर हमने कोई सबक सिखाना है और अगर हमने कोई काइनेटिक मीन्स यूज़ करने हैं तो उससे पहले हमें देश के सारे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी होल ऑफ नेशन अप्रोच। अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन भारत सरकार फैसला करती है तो चाइना को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? So keeping all aspects in mind, I think China will also think twice before they do anything against us at this time. चाइना also is under pressure. Absolutely. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कश्मीर में पाकिस्तान हमको परेशान कर रहा है, हम बलूचिस्तान में वो काम कर सकते हैं। तो वो तो फिर इट्स ए टिट फॉर टैट गेम, तो वो तो चलता रहेगा फिर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैन गो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर? तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर कोई एक पार्टी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगी तो क्या दूसरी नहीं करेगी? और इस समय अगर लड़ाई की ज़रूरत है तो ज़रूर की जाएगी। हम चुनेंगे समय, हम चुनेंगे जगह और एक्शन। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से रूबरू हैं, और क्योंकि इस वक्त देश में एक माहौल है, 22 अप्रैल को जो एक दुखद घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई कश्मीर के पहलगाम में, जब हमारे निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं, बेरहमी से मारा उनको, कईयों का धर्म और नाम पूछ करके उनको मारा गया, इसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है। तो हम आज अपने स्टूडियो में हमने बुलाया है रक्षा मामलों के जानकार, विशेषज्ञ और हाल ही में सेना की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सदर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल मंजीत कुमार जी को। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। नमस्कार जी, जय हिंद। जय हिंद जनरल साहब, खैर मकदम है। देखिए, जिस तरह की घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई, हम सब इसको लेके आए। तो सबसे पहले आप एज ए जनरल, एक फौजी अफसर, आपका पहला रिएक्शन क्या है कि ये जो घटना हुई है, इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा रही होगी इस तरह की घटना से? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और जितने बारबरिक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसी वजह से दुनिया के सारे देश, हमारे देश के सभी राजनीतिज्ञ और देशवासी बहुत दुखी हैं, गुस्से में हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे देश में धार्मिक सद्भावना है उसमें उथल पुथल मचाने के लिए शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। पिछले करीब 5 साढ़े 5 साल से, जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद प्रोग्रेस के रास्ते पे है, टूरिज़्म प्रॉस्पर हो रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, लोकल्स खुश हैं, देश खुश है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे खुश हैं। इसको शायद हमारे पड़ोसी देश हजम नहीं कर पा रहे। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं हुई हैं, तो शायद उनकी ये मंशा रही होगी कि हमारे देश में शायद जो धर्म के नाम पे बंटवारा शायद बढ़ा पाएँ, जो उनके हिसाब से शायद छोटी मोटी चिंगारी है उसमें घी डाल के इसको भड़काएं और हमारे देश के लिए मुश्किलें पैदा करें। मतलब मेरे हिसाब से उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारा देश एकजुट खड़ा है और सभी धर्म के लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, भरपूर विरोध किया है। और अब देखना यह है कि उसके जो मंसूबे थे उनको अब सबक कैसे सिखाया जाए। लेकिन आपने एक बात कही, सबक, कि सबक कैसे दिया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार इस पर विचार भी कर रही है। आपके हिसाब से क्या क्या तरीके हो सकते हैं सबक देने के? देखिए, 0 से लेकर 10 तक के लेवल पे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, और देश के जो उच्च नेता हैं और जो सशस्त्र सेनाओं के हेड्स हैं, चीफ्स हैं,
इसके अलावा जो अगर हमने कोई सबक सिखाना है और अगर हमने कोई काइनेटिक मीन्स यूज़ करने हैं तो उससे पहले हमें देश के सारे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी होल ऑफ नेशन अप्रोच। उसमें आपका डिप्लोमेटिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमें पब्लिक ओपिनियन बनाना है, वर्ल्ड ओपिनियन बनाना है। जी। अनलेस वी हैव द वर्ल्ड ओपिनियन इन आवर फेवर एंड वी प्रूव टू द वर्ल्ड that Pakistan is the perpetrator, which they are. There is no doubt about it, but we have to actually prove it and make sure that the world leaders are on our side. You must have heard the statements. USA ने साफ बोला है, जी। बाकी देशों ने भी इस घटना की मजम्मत की है और साथ में ये भी बोला है कि हमें इस चीज को सॉल्व करना है। आपने जैसे मेंशन किया, उनके रक्षा मंत्री ने खुद ही एडमिट किया है जी। और इस कन्फेशन को हमारे यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कोट किया है हमने, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। आज ही कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं एंड आई एम श्योर हमारी जो लीडरशिप है वो सभी ऑप्शंस को वैल्यूएट करेंगे और जो भी ऑप्शन हमारे देश के हित में होगी, राष्ट्र हित में होगी, उसको अपनाया जाएगा। इसमें डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अभियान पे डाला है ना, वो भी एक प्रेशर माउंट करेगा। इसके अलावा तमाम सारे देशों को विश्वास में लेकर के भारत सरकार आगे बढ़ रही है ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई बार पहले भी हो चुका है, ये आपको ध्यान होगा, ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। हालांकि टूरिस्ट को इतने ओपनली और खास करके उनका धर्म पूछ के नहीं मारा गया है। अमरनाथ यात्रा पे पहले अटैक हो चुके हैं, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था। ये तो डिजाइन था, बिल्कुल डिजाइन था। तो मुझे लगता है जो जनरल मुनीर ने जो भाषण दिया था अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस करते हुए, अगर उस भाषण को सुने तो उसके बाद मुझे लगता है शायद एक चूक हुई हमारी एजेंसीज से कि उसको हमने सही ढंग से परिप्रेक्ष्य मॉनिटर नहीं किया, वरना हमें अंदाज लग जाता। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हिंदूज को अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट बोला है, टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई किया है, तो उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ उनकी तैयारी थी। उसी षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है ये। एंड अभी आप अगर देखें जितने भी इंटेलेक्चुअल्स या एकेडमिशियंस जो अपनी स्पीचेस दे रहे हैं या अपना कमेंट्स दे रहे हैं, उससे साफ पता चलता है ये सारा एक ओवरऑल डिज़ाइन है हमारे पड़ोसी देश। आप तो खुद एक फौजी हैं और जनरल रहे हैं। जो जनरल मुनीर की जो भाषा है वो एक फौजी अधिकारी की, एक सैनिक अधिकारी की भाषा तो नहीं है। किसी भी देश का कोई भी सैनिक अधिकारी इस तरह से पॉलिटिकल भाषण नहीं देता है। हमारी सेना और पाकिस्तान सेना में बहुत फ़र्क है। आज सुबह की एक न्यूज़ है कि जब हमारी सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, कल हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य सदस्य बैठे थे, तो वो कैसे बैठे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किसका क्या रोल है, सब सही है। लेकिन जब ऐसी ही मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो कौन कितना बोलता है, कैसे बैठते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये टोटली अलग है। वो तो मैं इसी में देख रहा था कि जब जनरल मुनीर बोल रहे थे तो सामने शहबाज शरीफ बैठे हुए थे और ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनके कोई मातहत हों। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जब बैठते हैं तो हमारे सारे चीफ जो है एक डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं। लगता है कि भाई ये प्रधानमंत्री हैं। ये वहाँ देख के लग ही नहीं रहा था कि अगर आप शक्ल से ना पहचाने तो लग ही नहीं रहा था कि ये प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। तो ये फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क है। और इसीलिए पाकिस्तान में कितने साल डेमोक्रेसी रही है, तो पिछले 75 साल कहा भी जाता है कि भारत में देश के पास आर्मी है और वहाँ पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। बिल्कुल ये प्रूव होता है, बार बार प्रूव हो चुका है जी। लेकिन ये बताइए, जैसे मिलिट्री ऑप्शंस की बात होती है कि मिलिट्री ऑप्शंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिलिट्री ऑप्शंस को लेकर के क्या व्यवहारिक स्थिति, क्या अभी माहौल दुनिया में जिस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूक्रेन में पिछले 3 साल से ज़्यादा रूस की लड़ाई चल रही है, 2 साल से ज़्यादा गजा में डेढ़ साल हो गया, करेक्ट। ऐसे में क्या पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है भारत का, तो वो माहौल है इस समय करने का? देखिए, इसके बारे में मैं कोई सीधा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे देश के रूल के हिसाब से ये हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी, और जो वो डिसाइड करेगी उसको हमारी सशस्त्र सेनाएं, अन्य पुलिस बल और पूरा देश इम्प्लीमेंट करेगा। जो युद्ध में जाने का जहाँ तक सवाल है, हम जा सकते हैं,
हम हर समय तैयार हैं, तैयारी भी है, बिल्कुल तैयारी है, लेकिन हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये जिन लोगों का काम है। आई एम श्योर दे विल टेक द बेस्ट डिसीजन। उसमें क्या है कि आपको ये भी देखना है कि आप चाहते क्या हैं, एंड स्टेट क्या है आपकी। आपने इजराइल और हमास की लड़ाई का नाम लिया, उससे 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर को। उस समय किसी ने नहीं सोचा था ये इतना लंबा खींचेंगे। तो एक बार जब आप लड़ाई के मैदान में घुस जाते हैं तो आप कब निकल पाएंगे, आपका एस्केलेशन लेडर कहाँ तक आपको ले जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना भी क्या मुश्किल है। पाकिस्तान पर इतनी क्षमता है कि वो लंबा खींच सके? हम तो खींच लेंगे, हमारी तो सेनाएं भी मजबूत हैं, हमारा अर्थतंत्र भी पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी बेहतर है, आर्थिक स्थिति भी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशन इस वक्त है, जो आर्थिक स्थिति है, खस्ता हाल है, कर्ज पे सारा देश जी रहा है, वो क्या लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं? ये असेसमेंट तो आप कर ही सकते हैं। जी, असेसमेंट में ऐसा है कि अगेन आई वुड नॉट लाइक टू मेक ए डायरेक्ट कमेंट। नहीं, आप भारत के बारे में ना बोलिए, लेकिन उनके अंदर जो कैसी स्थिति है ये। जो हमारी रेशोज हैं वो क्लियर हैं, ओपन डोमेन में ये रेशोज आप सबको मालूम हैं। आपने भी खबरें सुनी होंगी कि चीन और तुर्की, इन दोनों की तरह से कुछ साजो सामान पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान में लैंड किया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी हेल्प नहीं मिल रही, उनके भी कुछ ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम श्योर ऑल वेदर फ्रेंड्स है, तुर्की जी भी है। जी तो उन सब की सहायता से वो कुछ तो कर ही पाएंगे, देयर इज नो डाउट। पिछली जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी हार हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे देश को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आपके नेशनल रिसोर्सेज उसमें खर्च होते हैं और आपकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो पीछे जाती है, और सारा फोकस बदल जाता है आपका। और इस समय अगर लड़ाई की ज़रूरत है तो ज़रूर की जाएगी, बट कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, जैसा आपने कल की स्टेटमेंट सुनी होगी, देश की टॉप लीडरशिप ये डिसाइड करे कि हमारे टाइम पे हम चुनेंगे समय, हम चुनेंगे जगह और एक्शन लेंगे। अगर लड़ाई की अगर जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई में भारत की सेना कोई पीछे नहीं हटने वाली है, और भारतीय सेना का इतिहास भी रहा है हमेशा शौर्य का। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़ाई से पहले डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को न सिर्फ अलग थलग किया जाए, बल्कि उस पर अगर यूएन की सैंक्शंस भी लागू करवाई जाएं, जो एक टेररिस्ट देश के ऊपर होनी चाहिए। याद करिए जैसे अफगानिस्तान पे एक ज़माने में लागू हो गई थी सैंक्शंस, तो शायद वो भी एक कारगर उपाय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सो वही मैं कह रहा था, 0 से लेकर 10 तक क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ तो करना है, इसमें कोई शक नहीं है। वी कांट एक्सेप्ट दिस गोइंग ऑन रिपीटेडली। अच्छा, चूँकि आपका ताल्लुक सेना में जिस कोर से रहा है, जिस डिपार्टमेंट से रहा, वो संचार व्यवस्था वाला रहा है, तो क्या ये जो पूरी घटना हुई पहलगाम वाली, इसको आप एक तरह से इंटेलिजेंस का और सर्विलेंस का एक फेलियर भी तो हो सकता है, मानते हैं? तो सरकार ने भी मान लिया है। देखिए, जो टेररिस्ट है वो रूल्स ऑफ वॉर फॉलो नहीं करता है, वो वर्दी ने पहने या ना पहने उसकी मर्जी है। जैसे इस बारी तो फटीग्स में आए थे, उसको पहचानना मुश्किल है, एंड देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग हैं जो इसको इंजीनियर कर रहे हैं, लेकिन कोवर्ट या ओवर्ट, लालच में किया हुआ, रेडिकलाइजेशन की वजह से किया हुआ, या डर की वजह से किया हुआ, लोकल सपोर्ट भी है, क्योंकि लोकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और गाइडेंस के बिना ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बट उनको आप पहचानेंगे कैसे? अभी करीब 15 OGWs को आइडेंटिफाई किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, एंड आई एम श्योर सूनर और लेटर जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें हमें पूरा समझ में आ जाएगा ये घटना कैसे अंजाम दी गई। लेकिन पॉइंट ये है कि जब वो लोग दुर्घटना को अंजाम देते हैं, उससे पहले और उसके बाद में वो लोकल पॉपुलेशन के साथ मर्ज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं उसके अंदर, तो आप उनको कैसे पहचानोगे? ये चुनौती तो है। ये चुनौती है। तो जैसा आपने मेंशन किया, मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में अभी नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ, करीब 38.5 साल। इंटेलिजेंस में आप जितना भी इन्वेस्ट करें उतना ही कम है, टेक्नोलॉजी में आप जितना इन्वेस्ट करें कम है। ये कैट एंड माउस गेम है। जैसे साइबर वॉर रहती है, आप वायरस बनाइए, कोई एंटीवायरस बनाएगा, आप जो बनाएंगे उसके अगला वो और वायरस बना देगा। ऐसे ही हमारा काम है एज नेशनल
our nation's aim is to make sure that we get information about such incidents in advance so that they can't happen. और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं तो इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनती। हाँ, कई चीजें आप लोग पहले कितनी चीजें हैं जो पकड़ी जाती हैं। कितने आईडी ब्लास्ट है वो नहीं होते क्योंकि आईडी पकड़ ली गई, वो 4 लाइन की न्यूज आती है, 4 लाइन भी कई बार नहीं आती है जी। सही बात है, ये बात आपकी ठीक है। तो बहुत से ऑपरेशंस, बहुत सी दुर्घटनाएं टाली जा चुकी हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, और टेक्नोलॉजी तो एवर इवॉल्विंग है। अब देखिए, इजराइल इतना टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग माना जाता है जी, और सर्विलांस में और स्पाइंग में जी, मोसैड्स का, लेकिन वहाँ भी तो हमास ने कर ही दिया जी। देखिए, जब वो सरप्राइज हो सकते हैं तो देखिए। और वैसे आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन शेयर विद यू दैट पिछले कुछ सालों से एक कंसर्टेड एफर्ट है, हमारी तीनों सेनाएं, इंडस्ट्री और एकेडमिया, ये मिलके आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या किया जा सकता है, और उनको प्रोजेक्ट के तरीके से वॉर फुटिंग पे उनको प्रोग्रेस किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है और सर्विस में इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है। सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे भारत करीब 35 साल से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं जी। पहले पंजाब का आतंकवाद हमने झेला, खालिस्तानी आतंकवाद जो था पंजाब में था, और बाद में स्प्रेड कर गया था पूरे अक्रॉस द कंट्री। फिर ये कश्मीरी आतंकवाद, मुस्लिम्स जो है वो उसको इस्लामिक जिहाद से जोड़ दीजिए, कश्मीर से जोड़ दीजिए, इस तरह का। और उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज, तो LTT का भी हमने काफ़ी, जो है हमारे तो राजीव गांधी की हत्या इसी में हुई, इंदिरा जी की हत्या उसमें हुई, पंजाब खालिस्तानी उसमें। हमने आज तक एक नेशनल एंटी टेररिस्ट पॉलिसी नहीं बनाई, जैसे US में 9/11 के बाद बनी। और उसका नतीजा देखिए कि आज तक 9/11 के बाद कितने साल हो गए, 2001 में हुआ था, 2000 शायद ये 9/11 कब हुआ था, 2001 में। आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, 24 साल हो गए, हो जाएंगे अभी। 24 साल में बाकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन टेररिस्ट इंसिडेंट अमेरिका में नहीं हुआ, यूरोप के और देशों में हुआ। तो ये उनकी सक्सेस है। हम इतने साल से झेल रहे हैं, एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, कभी पहलगाम हो जाता है, तो कभी पुलवामा हो जाता है, तो कभी पुरी है, तो कभी पठानकोट है, तो कभी पार्लियामेंट पे अटैक है, कभी लाल किले पे है। मतलब लगातार, चाहे कोई सरकार हो केंद्र में, सेंटर में, तो एक नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और जो उसमें एक कंटिन्यूटी हो, सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन एक कंटिन्यूटी हो, एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन हो, फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन हो। तो इस पर आपकी क्या राय है, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज ए फॉर्मर जनरल? एक्चुअली हमारी पॉलिसी शायद क्लियर है, लिखित में नहीं हो तो भी क्लियर है, और जो जॉइंट कमांड सेंटर्स बनाए गए हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में समन्वय है, वो सब एस्टेब्लिश्ड है। अब अमेरिका से आप कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी सॉइल पे लड़ाई नहीं लड़ता है। ये एक जो घटना हुई थी उस समय, उसके बाद से नहीं हुई, बट उनकी जो फोर्सेस बाकी जगह पे डिप्लॉयड है, उनके ऊपर तो हमले होते रहते हैं। अफगानिस्तान में भी आपने सुना था क्या हुआ था, काफी होता रहता है। अब आई विल गो बैक टू द सेम पॉइंट, आप उनको पहचान नहीं सकते, प्लस उनके पास थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट भी रहता है। और जितने भी ये मूवमेंट्स हुई हैं जो आपने गिनवाई, नॉर्थ ईस्ट में हुई या पंजाब में हुई, इसमें किसी ना किसी बाहरी शक्ति का हाथ रहता है, मॉरल और मटेरियल सपोर्ट। एंड ours is a very open, vibrant democracy. We are the largest democracy of the world. एंड हमारे देश के रहने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, और कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि भारत में हम सेफ नहीं फील करते। आपने सुनी हुई है ये स्टेटमेंट। अरे बहुत सारे लोगों ने तो अपनी सिटीजनशिप भी बदल दी जी, कनाडा चले गए, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उनके बैंक अकाउंट बाहर हैं, Investment उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, उनको जब बीमार होते हैं तो इलाज करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन देश की हर घटना पे वो कमेंट करते हैं। और जब भी कोई सरकार मुसीबत में होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट करने में चूकते नहीं। ऐसी डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ओके, बट बियॉन्ड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल।
हाँ, मतलब एक सीमा होनी चाहिए एक आतंकवाद सीमा के होनी मामले चाहिए, में, एक खास सीमा होनी चाहिए। और जैसा आपने कहा अभी देश एकजुट है, अब आप देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, वो तो चलिए वो तो एक्सेप्शंस आर हाँ, एवरीवेयर, जी एवरीवेयर। जी जी, पर देश एकजुट है। एंड आई एम श्योर होल ऑफ द नेशनल अप्रोच में जो भी देश की लीडरशिप डिसाइड करेगी कब कैसे और क्या करना है वो होगा। एंड आई कैन एश्योर यू द माई कन्विक्शन इज दैट द आर्म फोर्सेस आर फुली रेडी। सेना तैयार है, राजनीतिक नेतृत्व को फैसला करना है, और देश भी लगभग पूरी तरह से एकजुट है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं खाली आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि भारत को पीओके ले लेना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक और बड़ी करनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वॉर में जाके पाकिस्तान को जो है घुटने पे ला देना चाहिए। अलग अलग राय पब्लिक में आ रही हैं। अब सरकार बेहतर है, सबसे हमें अपनी सरकार तय करेगी कैसे क्या करना है, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, सैंक्शंस, जो भी, Absolutely. There are so many things which we are not even aware of. मिलिट्री We are not aware of. सॉल्यूशन, जो भी है सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन आप चूंकि हमारे साथ बात कर रहे हैं, अब इस पूरी क्राइसिस में मीडिया के रोल को किस तरह देखते हैं? और मीडिया का रोल पॉजिटिव रहा है अभी तक। पास्ट में मीडिया की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई थी। आपको याद होगा जब 26/11 के टाइम पे लाइव कवरेज हो रही थी, और लाइव कवरेज की वजह से टेररिस्ट उस लाइव कवरेज को देख के हमारे सैनिकों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। ऐसा भी हुआ है। कारगिल वॉर में भी कई लाइव कवरेज में ऐसी चीज़ें उनको पता चल गई जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। सो आई एम श्योर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर एडवाइजरी दी है, और हम लोगों को किसी भी बोर्ड रूम में बैठ के किसी भी डिस्कशन में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो देश के हित को नुकसान पहुंचाए। इट शुड बी कंट्रोल रिपोर्टिंग, इट शुड बी टीआरपी के लिए देश हित को दांव पे न लगाएं। जी जी जी। आप एक स्टूडियो में बैठ के दहाड़ते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसका काम है आई एम श्योर वो करेंगे, और अच्छी प्रकार से करेंगे, क्योंकि वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो कैपेबल हैं। अच्छा, जैसे पीओके में लोग कहते हैं चाइना है वहाँ पर, उसकी प्रेजेंस है जी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक भी वहीं से निकल रहा है। दूसरा, चाइना जो है ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। अमेरिका तो कई बार बैलेंसिंग एक्ट करता है, लेकिन चाइना तो क्लियर कट, वो 1971 हो, 65 हो या कारगिल हो, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, और अब तो वहाँ उसके इन्वेस्टमेंट भी हैं। ऐसे में अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन भारत सरकार फैसला करती है तो चाइना को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? चाइना हैज़ ऑलवेज बीन इन देयर फेवर एज कम्पेयर टू अस। एंड गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमारी जो रिलेशन थी वो काफ़ी स्ट्रेंड थी, काफ़ी मुश्किल समय था, जो अब धीरे धीरे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डिस्कशंस के थ्रू नॉर्मलाइज हो गया है। दूसरा, मेरे ख्याल से इसमें जो अभी ट्रेड के स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, दे विल ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले। आफ्टर ऑल वी आर जनरली इक्वल टू चाइना इन द केस ऑफ इकोनॉमिक मार्केट। We may not be as big an economy as they are, but we are a big market, and it cannot be ignored. So, keeping all aspects in mind, I think China will also think twice before they do anything against us at this time, and they cannot ignore the fact that we are the victims, and the way this particular act, dastardly act, has been done, nobody can condone it. China is under pressure. Eabsolutely, eabsolutely. इसीलिए शायद उसने कहा कि भाई उसे सपोर्ट तो पाकिस्तान को मतलब किया है, ऑल वेदर फ्रेंड है जैसे आपने कहा, लेकिन बट वो लेवल ऑफ सपोर्ट जो है, लेकिन उसे बड़ी होशियारी से कहा कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए, ये कर लिया जाए, कुल मिला करके उसने भी अपने को बचाते हुए। और अभी मेरे हिसाब से जो जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं, जो ये पूरा पैनोरामा है, ये थोड़ा बदल गया है अभी। एक कोई इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के, परपोर्टेडली उन्होंने एक कहा है कि अब जो इम्पोर्टेंस थी पाकिस्तान की पिछले कुछ साल पहले, वो अब नहीं रही। इतनी इम्पोर्टेंस अब उनकी नहीं रही। ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है।
अब वो छटपटाहट है कि भारत तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर में शांति है, हम क्या करें, हमारी रेलेवेंस क्या है। क्योंकि मेरे हिसाब से उस देश में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, खास करके जो वर्दीधारी लोग हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही इस वजह से है क्योंकि वो एंटी इंडिया हैं। अगर वो एंटी इंडिया नहीं होंगे तो फिर उनको कोई पूछेगा नहीं। शायद जनरल मुनीर इसीलिए एंटी इंडिया भाषण ज़्यादा गर्म दे रहे हैं कि उनको लगता है कि वो उसको जो है उस फीलिंग को बुना लें। चूँकि आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप बताना भी नहीं चाहते, बताना नहीं भी चाहिए जी। हमें क्योंकि पब्लिक डोमेन में जिस तरह सरकार की एडवाइजरी भी है, और जी, हम भी चाहते हैं कि जो देश हित की चीज़ें हैं वो जितना गोपनीयता में रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी एक कुछ लोगों की राय ये भी है, हालांकि भारत की कभी नीति नहीं रही है, भारत सरकार ने कभी भी किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, कभी इंटरनल वहाँ किसी कंट्री को अशांत करने में भारत की कोई भूमिका नहीं रही है। वो आज से नहीं, जब से हम आज़ाद हुए 1947 से, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबकी एक ही नीति रही इस मामले में। बल्कि मोरारजी देसाई ने तो RNW को डिफेक्ट ही कर दिया था जब। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कश्मीर में पाकिस्तान हमको परेशान कर रहा है, हम बलूचिस्तान में वो काम कर सकते हैं। क्या भारत को जाना चाहिए इस तरह के ऑप्शन में, या भारत की नीति के खिलाफ है ये? देखिए, जो हमारी राष्ट्र नीति है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, और द वर्ल्ड इज़ वन एंड वी आर विश्व गुरु, आई डोंट थिंक ऐसी कोई नीति काम आएगी। दूसरे का नुकसान होने से मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी जैसा मैंने पहले कहा, द पीपल हु आर टू मेक दिस डिसीजन आर द बेस्ट जजेस। वैसे भी ये इस तरह की पॉलिसी कोई भारत की रही तो है नहीं। जी जी। लेकिन एक राय ये बनती है कि इस तरह हम भी पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टर्ब करें और उससे जो है, तो वो तो फिर इट्स ए टिट फॉर टैट गेम, तो वो तो चलता रहेगा फिर। एम इज टू मेक श्योर दैट वी हैव लास्टिंग पीस। इवन इफ वी गो टू वॉर, द एम इज नॉट टू गो टू वॉर एंड कीप फाइटिंग, एम इज टू एंश्योर लास्टिंग पीस। सो इफ द वॉर कैन ब्रिंग लास्टिंग पीस, a war we should to, go ahead. a final war to end the wars। जी, absolutely। एक ऐसा युद्ध जो युद्धों को खत्म कर दे। जी जी। ये भी तो कहा जाता है ना। and wars do cost a lot। ऑफ कोर्स। नहीं, दूसरा ये है कि अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो हमारा मॉरल ग्राउंड भी तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं, ओवरऑल आप देश का माहौल देखिए, अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसा भी है। मैं इनफैक्ट आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप नेट पे जाके देखें, कई तरह के सर्वे होते हैं नॉर्मली स्पॉन्सर्ड बाय दी वेस्ट। उन सर्वेज का रिजल्ट क्या होता है? इस समय हैप्पीनेस इंडेक्स में हम शायद 118 हैं 147 में से। कई ऐसे देश हैं जो जिनके नाम हमारे देश के ऊपर हैं, जिनके बारे में हमें पता है वहाँ क्या हालात हैं। पाकिस्तान हमसे ऊपर है उसमें। हंगर इंडेक्स में भी हम 100 के ऊपर हैं, 127 टोटल जहाँ सर्वे हुआ है। आप लिटरेसी देखिए, हम उनसे कहीं आगे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, उनसे कहीं आगे हैं। फिर ऐसा क्यों है कि सर्वेज में हम पीछे हैं? तो हमारा जो सैंपल लिया जाता है देश का, वो सैंपल शायद उन लोगों से लिया जाता है जो ऑलरेडी दुखी हैं, सदा ही दुखी हैं। बिल्कुल। और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है क्योंकि वी आर ए गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हमारे देश में हर फील्ड में तरक्की हो रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट और तरक्की करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या ज़रूरी है कि देश के अंदर और देश के बाहर पीस हो। पहली शर्त है। और उस शर्त को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस और इंटरनल सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनके पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो और लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हों। अभी आज ही की एक रिपोर्ट है कि we are the 5th largest spenders on defense. We have to be. It's like an insurance policy. अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, आप मरना नहीं चाहते, अस्पताल नहीं, लेकिन आप पैसे दे रहे हैं ताकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कुछ हो जाए तो there is somebody to cover, बैकअप होना चाहिए, somebody to cover the loss. So this is like an insurance policy. It's never too costly to defend your nation. जनरल साहब, अब इस चर्चा को कंक्लूड करने से पहले एक आखिरी सवाल और है जी। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो अक्सर ये डर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई वो न्यूक्लियर स्टेट है,
उसके साथ अगर हमको झगड़ा करेंगे तो कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल न कर दे, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैन गो फॉर अ न्यूक्लियर वॉर? वेल, इट्स ए आई विल यूज अ स्ट्रॉन्ग टर्म, इट्स अ रोग स्टेट। एट रोग स्टेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए। आप देखिए, जब पहली बार और एक ही बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुए हैं, उसके बाद किसी ने यूज नहीं किया। बहुत लोगों के पास है, अभी रशिया के पास भी तो हैं। तो न्यूक्लियर वेपन यूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक पार्टी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगी तो क्या दूसरी नहीं करेगी? इससे तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दोनों का ही होगा। दोनों का होगा। फिर नक्शे बदल जाएंगे। सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड, एंड आई एम श्योर जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है। एंड मे बी एट सम स्टेज वी कैन क्रिएट डिप्लोमेटिक प्रेशर इन ए मैनर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको डिसआर्म करे, क्योंकि ऐसी स्टेट जिसमें वैसे ही इंस्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक क्राइसिस हर आए दिन होता रहता है। अभी वो दे आर लुकिंग फॉर ए बेल आउट फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। तो उन लोगों के पास अगर ऐसे हथियार होंगे तो उसका मिसयूज भी तो हो सकता है। वहाँ जो रोग एलिमेंट्स हैं उनके हाथ में भी तो आ सकते हैं। तो सही तरीका तो ये है कि उनके पास नहीं होने चाहिए, डिसआर्म करना चाहिए। बट अगर हैं भी तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे पास भी तो हैं। भारत को प्रेशर बनाना चाहिए कि वो उनको डिसआर्म करे, पाकिस्तान को। दैट बेस्ट, वो थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको डिसआर्म करे। और अगर एक बार डिसआर्म हो जाएगा तो फिर हमारा झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई बार अभी पिछले 3 दिनों में उनके तकरीबन 3-4 मिनिस्टर्स ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो रेटोरिक जो है वो चलता रहेगा, एंड आई एम श्योर whenever we decide to do something, it will be kept in mind, it will be taken care of. चलिए जनरल साहब, आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए और आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि जो भी फैसला देश करेगा, जो सरकार करेगी, वो देश हित में होगा और आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी होगा उस पर दबाव पड़ेगा पाकिस्तान पे। कौन सा ऑप्शन होता है तो सरकार को तय करना है, जो विकल्प करेगी, लेकिन जो भी फैसला होगा देश हित में होगा। इस नोट के साथ कि भारत इसी तरह हमेशा एकजुट रहेगा और आतंकवाद पर अंततः हम जीत हासिल करेंगे। जनरल मनजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Thank you very much, and I would finish by saying that diversity is our strength. ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। मैं खुद एक बॉर्डर स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो जो जनता का भाव होता है, जो सेंटिमेंट होता है, वो पूरा एकजुट हो जाता है, जैसे अभी हुआ है। एंड आई एम श्योर वी विल ओवरकम दिस क्राइसिस, कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन वी वर। एंड आई एम श्योर जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि सही टाइम पे सही सबक दिया जाएगा उन लोगों को जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।